हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ऑलरेडी ये कंप्लीट चैप्टर आपको इसमें मिलेगा और न्यू सिलेबस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस साल अपडेट हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को बनाया गया। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ जैसे हमारे जो टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं हम लोग वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले उसमें होगा रेस्ट होगा, देन उसके बाद मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रिलेटिव मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ देखेंगे हम मोशन के, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लास्ट में जाकर के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस वाले ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो जिसमें हम लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हिंदी वाले सारे के सारे टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर किए जाएंगे। जैसे विराम अवस्था, गति, एक समान गति या असमान गति कहते हैं, गैर समान गति को, सापेक्षित गति, दूरी, विस्थापन दोनों में डिफरेंस, चाल, वेग दोनों में डिफरेंस, वो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण आपका, ग्राफ हो गए मतलब जितने भी इक्वेशन के हैं जितने मोशन उसके ग्राफ, गति के समीकरण को ड्राइव करके भी देखेंगे किस तरीके से वो प्रूव हो गए हमारे, एंड लास्ट में जाकर के आपका एक समान वृत्तीय गति। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को कर लेते हैं स्टार्ट। और हमारा जो पहला टॉपिक है इसके सामने वो है रेस्ट। चलिए, तो रेस्ट बेसिकली है क्या? आप रेस्ट को सिंपली ये समझ सकते हैं, जो कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ विराम अवस्था में है, तो उसको डिफाइन कैसे किया गया? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम दैट बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखी गई, ये मान लीजिए एक जगह है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और देखा हमने ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है जहाँ पे वो रखा हुआ है, हमने थोड़ी देर बाद देखा तब भी वो ऑब्जेक्ट वहीं पर है, मतलब उस पोजीशन से उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगी हम क्या कहते हैं? रेस्ट, विराम अवस्था। ठीक है, कि जब भी कोई वस्तु समय के संदर्भ में मतलब समय के साथ साथ एक किसी बिंदु पर मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकी हुई है तो वो वहीं पर रहेगी। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसमें उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसे हम विराम अवस्था या आराम की स्थिति को कहते हैं। अब बात आती है मोशन। मोशन क्या होता है? तो बेसिकली जो मोशन है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का नाम भी है तो उसको ढंग से समझना जरूरी है। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to preference point with the time then body is said to be motion। मान लीजिए एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा था पहले, ठीक है, अब वो क्या है, यहाँ उसने क्या किया, थोड़े टाइम बाद हमने देखा उसकी पोजीशन वहाँ से वहाँ चली गई, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो बॉडी है, ये जो पर्सन है, ये क्या है? मोशन में है, गति में। तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु से अपनी स्थिति बदल लेता है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, पहले वो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर था, अब वो यहाँ से कहाँ पहुँच चुका है? इस वाले पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? वो पर्टिकुलर बॉडी किसमें है? मोशन में। वो पर्टिकुलर बॉडी किसमें? आपका गति के अंदर है। आगे देखें अब फॉर्म्स ऑफ मोशन। तो फॉर्म्स ऑफ मोशन आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर और यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो बेसिकली 3 टाइप के यहाँ पे आपका लीनियर मोशन, जहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेट लाइनर मोशन होता है, मतलब कि जैसे आपने आर्मी की परेड वगैरह देखी हो तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा जो हमारा है सर्कुलर मोशन। दूसरा हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे देखो वॉच दिखाई गई, तो जो वॉच की मूवमेंट होती है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर होती है, गोल वाले रास्ते के अंदर, इसलिए वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा होता है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करता रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे क्या करता रहता है? मूव कर, जैसे आपने ये देखा होगा ये इसमें क्या होता है? पीरियोडिक मूवमेंट होता रहता है। इसका जो ये पेंडुलम है ये इधर उधर मूव करता रहता है, तो ये हमारा हो गया था पीरियोडिक मूवमेंट, या इसे हम यहाँ कह सकते हैं ऑस्किलेटरी मोशन, हिंदी में कहते हैं दोलन गति। अब बिकॉज ऑफ हमारा जो मोशन के टाइप की अगर बात करें तो फॉर्म्स हो गए। अब मेजरली इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे मोशन वाले चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ मेजरली रेक्ट लीनियर, इसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, इस वाले मोशन के बारे में आपको पढ़ना है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन मोशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन नाम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको कि एक जैसी गति। तो जब भी कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में, ठीक है, तो इस वाले मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। कि जब भी कोई वस्तु समान
समय में समान दूरी तय करती है तो इसे हम एक समान गति करते हैं। अब एक दो एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया यहाँ पे कि एक आपके पास कार है और आपने क्या ट्रैवल चलाना शुरू किया, तो ये 0 पॉइंट है, तो 2 सेकंड बाद देखा वो 4 मीटर चलेगी, फिर अगले 2 सेकंड बाद वो 8 मीटर चलेगी और अगले 2 सेकंड बाद 12 सेकंड। तो हर बार 4-4 का इंटरवल, इधर भी 4 का इंटरवल है, इधर भी 4 का इंटरवल है, इधर भी 4 का इंटरवल है, किसमें, मीटर में। और टाइम की बात करें तो 2 सेकंड यहाँ पे भी लिए, 2 सेकंड यहाँ पे भी लिए, 2 सेकंड यहाँ पे भी लिए। तो हर बार इस कार ने सेम डिस्टेंस कवर करा वो सेम टाइम पीरियड में, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके अपोजिट है। थोड़ा सा एक बारी मैं यूनिफॉर्म मोशन में वापस चलना चाहूँगा, उसका थोड़ा सा ग्राफ का एक आइडिया देता हूँ आपको, ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर इस तरफ आपको दिखाना है डिस्टेंस, क्या दिखाना है, डिस्टेंस, और नीचे आपको क्या दिखाना है, टाइम। और इसका जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का, वो कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा 45 डिग्री पे। बिकॉज ऑफ क्या है, यहाँ पे टाइम भी सेम है, नीचे टाइम बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ टाइम भी क्या है, साथ के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ग्राफ कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का, आगे आपको मिलेगा भी इसका ग्राफ कैसे बनता है। सो चलते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में कहते हैं असमान गति, कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो भी इक्वल टाइम में, मतलब टाइम तो फिक्स है बट वो डिस्टेंस क्या है, कभी कम कभी ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब भी कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम कहते हैं असमान गति कहते हैं। सो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया कार का ही, कि आपके पास एक कार है, आपने क्या किया, चलना स्टार्ट करा। तो क्या किया आपने, 0 से स्टार्ट किया, 2 सेकंड में 1 मीटर गई, फिर अगले 2 सेकंड में वो 9 मीटर चली गई, ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में आप देखेंगे तो 15 मीटर चली गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर चली पहली बार में, 2 सेकंड में, दूसरी बार में 9 मीटर चली गई, अगली बार में 15 मीटर। तो हर देखो टाइम डिस्टेंस तो इक्वल है, बट जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, मतलब टाइम का जो गैप है वो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। तो टाइम इंटरवल इक्वल है, बट इसके बीच का जो डिस्टेंस कवर किया गया वो इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चल रहा, मतलब कि ये यहाँ पे असमान गति है। सो ये हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मतलब दो चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करने की बात की गई। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेन पर, मतलब एक सरफेस पर, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो या भले अपोजिट, वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, दोनों के अंदर क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। ईच हैव रिलेटिव मोशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड। इसकी गति इससे मेजरमेंट की जाती है और इसकी गति इससे। अब कुछ ऐसा समझ, देखो अब यहाँ पे एक व्यक्ति दौड़ रहा है और इधर से एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो किस स्पीड से कौन से, मतलब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकती है कौन किधर मूवमेंट कर रहा है, किस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है। सेम यहाँ पे भी आपने देखा होगा रेसिंग वाला कंसेप्ट, की रेस लगाते हैं तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में भी चल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन का वहाँ पे कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बैठा हुआ है कि उसमें ट्रेन के अंदर, तो वो देख रहा है बाहर के ट्रीज को, बाहर के पेड़ पौधों को देख रहा है। तो यहाँ पे ट्री है, ट्री रुके हुए हैं, बट उसे यहाँ पे लग रहा है कि बाहर की चीज़ क्या है, चल रही है। मतलब कि रिलेटिव का मतलब है एक की मोशन की वजह से दूसरे की मोशन पर फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, ठीक है। हिंदी में देखो बहुत अच्छे समझ आएगा, डायग्राम भी यहाँ पे दिखाया गया, डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ये ट्रेन इधर मूविंग हो रही है और जो चीज़ें वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, बट चीज़ें मूवमेंट नहीं कर रही, इसकी मूवमेंट की वजह से ये लग रही है कि ये मूवमेंट में, तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव मोशन। बोले तो सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति। तो जब दो वस्तु एक ही समतल दर्पण पर या तो एक ही दिशा में चल रही हैं या विपरीत दिशा में, एक ही दिशा मतलब एक तरफ ही चल रही हैं, या फिर वो एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोनों एक की चाल दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब एक का गति करना दूसरे को। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, जो कोई ट्रेन जाती है तो आप ध्यान से जब ट्रेन को देखने लगते हो तो आपको लगता है प्लेटफॉर्म आपका पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल है। तो सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ढंग से। चलते हैं डिस्टेंस की तरफ, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो डिस्टेंस के अंदर देखें तो डिस्टेंस होता क्या, बेसिकली मान लेते हैं आपका घर है यहाँ कहीं पर, और घर से आप घूम फिर करके कहीं भी मान लो किसी तरीके से कहाँ पहुँच जाते हो, आप स्कूल पहुँच जाते हो। तो आपने यहाँ से लेकर के स्कूल पहुँचने तक मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर का ट्रैवल करा, आपने कितना, 5 किलोमीटर। तो आपने जितना टाइम यहाँ पे जितना भी रास्ता आपने कवर करा, टोटल पाथ जितना आपने ट्रैवल करा स्कूल पहुंचने के लिए, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। द टोटल पाथ लैंड ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि एक ऑब्जेक्ट ने
कुल कितनी पथ की लंबाई, कुल कितना रास्ता तय किया, वो उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। देखो बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा सर स्केलर क्या होता है, तो बेसिकली स्केलर बता देता हूँ यहाँ पे। स्केलर एक मेजरमेंट है, बेसिकली क्या है, मेजरमेंट होता है जिसमें आप वैल्यू तो लिख सकते हो, मतलब इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे आप नंबर्स में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 किलोमीटर चले, ठीक है, 5 किलोमीटर चले, लेकिन तो ये हो गया मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे अपने डायरेक्शन की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी के अंदर दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन जैसे कि आप देखो कभी इधर गए थे, कभी इधर, कभी घूम के ऐसे भी आना पड़ा आपको, तो यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ नंबर होते हैं और इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, मतलब बिना दिशा वाली राशि। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। चलिए आगे बात करें हम, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कैंट बी जीरो, ये हमेशा सकारात्मक होती है, कभी जीरो नहीं हो सकती। कुछ ऐसा समझो भाई, आप घर से निकले, कहाँ से निकले आप घर से निकलते हो और घर से चले, तो आप क्या कहेंगे, ज़ीरो। आप भाई यहाँ से यहाँ तक जो 5 किलोमीटर गए तो आप चले, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। आपका ए से लेकर के जो बी है, घर से लेकर के स्कूल तक का जो ट्रैवल है 5 किलोमीटर है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप चले नहीं तो आप इसका मतलब क्या हो, रेस्ट में हो। क्या आप रेस्ट में हो, किस में हो, रेस्ट में हो। लेकिन आप मूवमेंट, मोशन में हो और आपने कुछ रास्ता तय करा, तो इट्स मीन आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी है, इसलिए कभी भी डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो भी नहीं हो सकती, हमेशा वो पॉजिटिव होती। इसको मेज़र करने के लिए, मतलब लेंथ को मेज़र करने के लिए, लंबाई को नापने के लिए, ठीक है, तो हमारा पाथ भी क्या है, डिस्टेंस भी एक पाथ है, तो पाथ को नापने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, मीटर का। अच्छा, और लंबा पाथ हो तो आप किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा यूनिट, इस वाली यूनिट का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। अब हम बात करने वाले किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। देखो अभी आपने डिस्टेंस समझा कि आपने टोटल जितना भी पाथ ट्रैवल करा था, ठीक है, वो आपके लिए क्या डिस्टेंस था। अब मान लो आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है, तो आपके घर और स्कूल के बीच कम से कम दूरी कितनी है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में कम से कम 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट के बीच जो कम से कम दूरी होती है इस सीधी डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या लिखा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आपने कहीं से शुरू किया, आप घूम फिर के बहुत अच्छे तरीके से गए और आप पहुंच गए स्कूल। ठीक है, तो ये आपका ये घर है, आपका घर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आपका एंडिंग पॉइंट आप स्कूल पहुंचने का ये है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं 1 किलोमीटर शॉर्टकट है, कितने का, 1 किलोमीटर का शॉर्टकट है, तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया जो कि, ठीक है, आपने ट्रैवल करा। लेकिन इसके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कम से कम सीधा रास्ता, वो 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आप डिस्प्लेस हुए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर। और यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आप क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच जो कम से कम दूरी होती है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि। आपने ऊपर पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, और ये होती है वेक्टर। अच्छा, वेक्टर स्केलर में क्या फ़र्क है, देखो वहाँ पे हमने बताया था, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसमें भी होता है कि आप 1 किलोमीटर डिस्प्लेस हुए, आपने कितना यूज़ किया पाथ, 1 किलोमीटर आप डिस्प्लेस हुए हो। और यहाँ पे क्या किया आपने, एक डायरेक्शन में फिक्स स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए आपका स्कूल ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर से, तो आप वहाँ लिख सकते हो कि आप इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर डिस्प्लेस हुए हो। इट्स मीन वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, आपकी जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दिशा के साथ में हुआ, दैट इज कॉल्ड सदिश राशि। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। देखो ध्यान से समझते हैं वन बाई वन। मान लेते हैं आप, इसको हम देखते हैं। आप एक, आपका ये रास्ता है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ से है और यहाँ तक चला, ठीक है, मान लेते हैं ये 100 मीटर था, कितना था, 100 मीटर, कितना, 100 मीटर यहाँ पे उसने ट्रैवल करा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 मीटर। तो इसे कहेंगे पॉजिटिव। क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में बंदा चला है, व्यक्ति चला है, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं पॉजिटिव। अब दूसरा वाला जो हमारा है क्या है, नेगेटिव। मान लीजिए तो हमारी ये पूरा पाथ है, पूरा पाथ है, ये भी कितना है, 100 मीटर है, कितना है, 100 मीटर है। अब यहाँ पर पर्सन यहाँ पे खड़ा है,
क्या है, यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो अब क्या, वो यहाँ से चला 50 मीटर आगे, फिर यहाँ से वो पूरा वापस आ गया कितना, 100 मीटर। तो 50 मीटर वो यहाँ पे चला, ठीक है, और 100 मीटर ये वापस आया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे चलना का, 150 मीटर। अब आप लोग कहोगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 150 मीटर। एग्जैक्टली गलत है आपका आंसर, बिकॉज ऑफ देखो, यहाँ से लेकर के जो टोटल पाथ है उसका 100 मीटर डिस्टेंस है। ये उसका शुरुआत वाला पॉइंट था, ये उसका एंड वाला पॉइंट है। तो उसके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कम से कम डिस्टेंस है, कितना है वो, 50 मीटर है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 50 मीटर। और तो फिर 150 मीटर क्या आता है सर, 150 मीटर जो होता है बेसिकली वो उसका टोटल ट्रैवल पाथ होता है, मतलब वो उसकी डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ उसकी 50 मीटर है। बट एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई गई कि मूवमेंट इधर कर रहा था बंदा, लेकिन वो रुका जाके कहाँ पे, पीछे। तो ये इसे कहेंगे नेगेटिव, इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऋणात्मक विस्थापन। तो अब थर्ड होता है हमारा, थर्ड को भी समझ लेते हैं। अब वही वाली पोजीशन है कि 100 मीटर का पाथ है हमारे सामने, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, और यहाँ पे चला वो 50 मीटर, और 50 मीटर वापस आ गया। ठीक है, तो 50 मीटर गया, 50 मीटर आ गया, तो 100 मीटर तो उसने ट्रैवल करा, मतलब उसकी 100 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। लेकिन ध्यान दो एक बात कि उसने यहीं से स्टार्ट करा था और यहीं पर उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। एंड डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए भी यहाँ पे मीटर का ही यूज़ किया जाता है, तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या है, मीटर होता है। चलिए अब दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ईजी जो आपने भी पढ़ा। तो ये टोटल पाथ होता है जितना आपने ट्रेवल करा, ये कम से कम पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ये क्वांटिटी स्केलर होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी आपकी गिवन होती है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, जो मैग्नी की जो डिस्टेंस है, इट कैन बी मोर देन वन और इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या है, एक से ज़्यादा होती है, और कई बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी होता है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, जैसे पहले वाली सिचुएशन पड़ी थी कि एक पर्सन था, एक लड़का था जिसने ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक ट्रैवल किया था 100 मीटर। तो यहाँ पर देखो जो ये 100 मीटर का जो ये पाथ है, तो ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। इस तरफ वाले पॉइंट पे देखें कि इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मतलब ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एस से, वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे कम रहता है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं जाएगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा जा सकता है। सो इट्स क्लियर ना। अब बात करते हैं हमारा इट इज़ मोर नॉट नेसेसरी टू डिस्टेंस विल बी ज़ीरो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। यहाँ पे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति क्या है ट्रैवल कर रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, वो यहाँ से चला और यहीं पे आके रुक गया, तो इसका ए और बी पॉइंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर नाउ। अब हिंदी में भी डिफरेंस देखो, साफ साफ वही लिखे कि किसी वस्तु द्वारा जो कुल पाथ होता है तय किया गया उसे दूरी कहते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच जो कम से कम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। ये एक अदिश राशि, इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण कहते हैं। मैग्नीट्यूड के हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाण। क्या कहते हैं, परिमाण। परिणाम मत लिख देना पेपर बच्चों, परिमाण होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसमें परिमाण के अलावा क्या होती है, दिशा भी होती है, इसलिए इसे हम विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं। चलो ये चीज़ क्लियर होगी। तीसरी बात करें हम कि ये सकारात्मक होता है, कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता, हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। जबकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी आ जाता है। चलिए अब इसके विस्थापन में परिमाण या विस्थापन के परिमाण से अधिक या उसके बराबर, देखो जो दूरी होती है वो या तो विस्थापन के बराबर होगी या इससे ज़्यादा जाती। कभी भी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन से कम दूरी कभी भी नहीं आती है, जबकि जो विस्थापन है
वो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। विस्थापन क्या है, या तो इसके बराबर होगा या इससे क्या रहता है, ये कम रह जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, लास्ट वाला पॉइंट में क्या कहता हूँ कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस भी ज़ीरो हो। अगर विस्थापन शून्य है तो यहाँ पे आवश्यक नहीं कि दूरी भी शून्य हो, क्योंकि मान लेते हैं एक पॉइंट, ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला, उसने शुरुआत यहाँ से करी थी, यहाँ गया 50 मीटर और 50 मीटर आया, तो उस स्थिति में जो ये है विस्थापन वो शून्य है, लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो यहाँ पे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी भी शून्य होगी। ठीक है, लेकिन अगर दूरी शून्य है, व्यक्ति कुछ भी नहीं चला है, व्यक्ति चला ही नहीं है, व्यक्ति बिल्कुल भी चला ही नहीं है, यहीं का यहीं रुका हुआ व्यक्ति, ना वो आगे गया ना वो पीछे गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो इट इज़ क्लियर ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कि फिजिकल क्वांटिटी, देखो अभी आप पढ़ा रहे थे जो वेक्टर और आपको स्केलर बहुत अदिश और अदिश, तो उसी को यहाँ पे समझाया गया कि इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक वस्तु का गुण होता है, क्वालिटी होता है मटेरियल की, जिसे आप नाप सकते हो, है ना। किसी वस्तु का वो गुण जिसे आप नाप सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ठीक है, इसको दो तरीके से नापते हैं, एक स्केलर फॉर्म में, दूसरा वेक्टर फॉर्म में, स्केलर एंड वेक्टर, अदिश राशि और सदिश राशि। तो जैसा मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ नंबर में लिख रहे हो यहाँ पे कि 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी होती है। बोलते परिमाण तो होता है, साथ के साथ दिशा दोनों होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि जब भी आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे तो आपकी कौन कौन गति, दूरी वगैरह क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी में आती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की अगर आप बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग आदि इसमें शामिल किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है स्पीड। तो बेसिकली देखो स्पीड वर्ड आपने पहले सुना होगा, किसी वस्तु की स्पीड ज़्यादा है तो किसी वस्तु की स्पीड कम है। तो आप कैसे पता लगाते हो, जब भी कोई वस्तु ज़्यादा टाइम ले रही है, टाइम उसने क्या लिया ज़्यादा और डिस्टेंस किया कम ट्रैवल, तो इसे कहेंगे वो क्या है, स्लो है, वो क्या है, स्लो है, तो इसे आप स्लो कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसने क्या किया, जो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया और टाइम को लिया है कम, तो उसे कहेंगे उसकी स्पीड क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, उसकी स्पीड क्या है, हाई है, उसकी स्पीड अच्छी। ठीक है, तो ये हमारे स्पीड से हम कम और ज़्यादा का पता लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर डिस्टेंस का, स्पीड का जो यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन क्या है, तो स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वही हमारा क्या होता है, स्पीड होती है, वही हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। सो क्लियर ना। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चाल, यहाँ पे बाई मिस्टेक गति हो गया, यहाँ पे चाल होना चाहिए था। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये ऑब्लिक मतलब डिवाइड लगाया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें कि ये जो होता है हमारा, ये एक अदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये किससे निकाला जा रहा है, ये तय की गई दूरी से निकल रहा है। तो दूरी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब कि अदिश राशि होगी। हमेशा ये पॉजिटिव रहती है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसको नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मीटर पर सेकंड का। क्यों, देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ले रहे हैं हम, तो डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है मीटर में, टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में। तो ये क्या हो गया, मीटर बटे सेकंड, इसे कहते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका, आपको बुक कई बार देखते हैं तो बुक में ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी यही है और इसका मतलब भी यही है। ये होता कैसे वो थोड़ा आप समझ लीजिए कि जब आप बटे में कोई चीज़ लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, तो उसको जब नीचे वाली वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई में लाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे मान लीजिए 1 है तो ऊपर आके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो रिजल्ट के तौर पे -1 आपको दिखाएगा, मतलब सेकंड की पावर -1 हो जाती है, क्योंकि नीचे से वो ऊपर आता है। सो इसे मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए चाल के प्रकार। तो देखो चाल हम के जो प्रकार बताया गया, एक तो होता है परिवर्तित चाल। ठीक है, कि चाल बदलती रहती है, स्पीड बदलती रहती है। मान लीजिए आप बाइक वगैरह चला रहे हो, 5-7 किलोमीटर आपने बाइक चलाई, तो कभी आपकी बाइक तेज़ चली होगी, तो कभी आपकी बाइक थोड़ी स्लो भी हो गई होगी। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, परिवर्तित चाल। एक होता है हमारा, एक कांस्टेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पीड नहीं बदलती। जैसे आपकी घड़ी एक ही स्पीड से चल रही है,
एक ही स्पीड से आपकी घड़ी चल रही है, तो वो क्या होता है, हमारी कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, इसके बाद है जो हमारे पास एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड। तो उसको निकालने के लिए वही टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया गया अपन में जो टोटल टाइम लिया गया उसको हम कर देंगे, तो कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम अगर लगा देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल करके सामने आ जाती है। सो आप थोड़ा सा बात करें, अगला जो टॉपिक है हमारे सामने वो है वेलोसिटी। अगला टॉपिक क्या हमारे सामने, वेलोसिटी। एक खास बात बताएं, वेलोसिटी से आप कम और तेज़ स्पीड का पता नहीं लगा सकते कि कोई चीज़ तेज़ है या स्लो है। सो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी क्या है, तो हम ये चीज़ देखें डेफिनेशन वाइज। तो डेफिनेशन में लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो मतलब देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितना विस्थापन हुआ है टाइम के साथ में, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेग। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई में दी गई दिशा और तय दूरी को वेग कहते हैं, मतलब इसमें दूरी भी है और डायरेक्शन भी है, तो मतलब ये एक तरीके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये लिखा है इट इज़ अ स्पीड विद डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड कैसी है, डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ गति हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट को एस से और टी को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे भी इसका जो एसआई यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो इसका एसआई यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड होता है। ये एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या दोनों चीज़ है, तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक प्रकार की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर होने की वजह से ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, तीनों तरह की हो सकती है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। थोड़ा सा इधर आते हैं, इस तरफ क्या लिखा है कि आपके एग्जाम्पल किसके, वेलोसिटी के। तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई स्ट्रॉम चल रहा है तो हमें वहाँ से वेलोसिटी का उससे पता चल रहा है। लेकिन उसके, क्योंकि स्ट्रॉम की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रेस, जो कार की रेस होती है वो एक सर्कुलर पाथ में क्या होती है, चलती है। तो ये तो हो गया भैया क्या है, इसे कह सकते हैं आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, 20 किलोमीटर के हिसाब से चलती जा रही है। ठीक है, लेकिन अब जो गाड़ियाँ जो रेस करती है तो कभी एकदम से घूम जाती है, कभी एकदम टर्न लेती है, तो उस वाली स्थिति के अंदर जब वो गाड़ियाँ घूमती है किसी भी टर्निंग पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी स्पीड तो क्या है, उनकी स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है। स्पीड तो सेम है, चाल तो सेम रहती है, लेकिन उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे चेक करने के दो मेथड, सॉरी वेलोसिटी तो आपने पता लगा ली, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है आपकी, क्या इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जमा में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, तो जितनी भी वेलोसिटी होगी उतनी ही वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है। देखो एक डिफरेंस तो मैं बता रहा हूँ इसमें कि आप इसमें किसी वस्तु के तेज और धीमे होने का पता लगा सकते हो, इसमें आप पता नहीं लगा सकते हो, तो एक डिफरेंस ये हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है कि ये क्या होता है, जितना आपने ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में, मतलब टाइम के हिसाब से कितनी आपने दूरी तय करी, और यहाँ पर टाइम के हिसाब से कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तीसरा इसमें फॉर्मूला हो गया, इसमें क्या डिस्टेंस के बेसिस पे निकल रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे निकल रहा है। ठीक है, चौथा जो डिफरेंस यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल सकता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, दूरी होती है, दिशा नहीं होती है। यहाँ पे दूरी के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमें, इसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक और पॉइंट आप अलग से बना सकते हो कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। ऐसा यूनिट तो कॉमन है, तो अब आप 5 डिफरेंस यहाँ से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा एक्सलेरेशन है, त्वरण। त्वरण बेसिकली क्या होता है कि वेलोसिटी की में चेंज होना, टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। देखो कार के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो एक कार है, कार शुरुआत में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, बाद में उसकी स्पीड कितनी, 35 मीटर पर सेकंड, इसमें 10 सेकंड का टाइम लगा। तो क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच चेंज आया है जितने टाइम में, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सलेरेशन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि टाइम रेट, जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के हिसाब से, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑन द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट द टाइम, टाइम के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आया उसी का हम एक्सलेरेशन पढ़ते हैं। एक्सलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में कहे तो ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को नापा जाता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट इसमें बताया गया है वो है इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव,
कई बार ये पॉजिटिव तब होगी जब हमने कार की स्पीड को बढ़ाया है, और नेगेटिव कब होगी जब हमारी मान लीजिए 35 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी और वो स्टार्टिंग उसकी स्पीड कम हो गई। तो जब स्पीड बढ़ाई जाएगी तब एक्सलेरेशन पॉजिटिव होगा, जब स्पीड को घटाया जाएगा तो एक्सलेरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव एक्सलेरेशन को कहते हैं हम लोग डी एक्सलेरेशन या रिटार्डेशन। आप डी एक्सलेरेशन याद रखिए, इसे क्या कहते हैं हम वितरण कह सकते हैं या मंदन कहते हैं, हम इसे सिंपली क्या कहते हैं, मंदन, गति को धीमा करना। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, तो फॉर्मूला एक्सलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी उसे वी से, और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी उसे यू से, मतलब वी को अंतिम वेग, यू को आरंभिक वेग बटे में समय अपन में टाइम। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है किसकी, आपकी एक्सलेरेशन की, वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे हुई, देखो अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी क्या, देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हैं और सेकंड हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड पहले आ गया, जो हमारा ऊपर था, ऊपर क्या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पहले, यहाँ पे देख लेते हैं कि मीटर पर सेकंड क्या था, पहले से था, और यहाँ पे क्या टाइम हमने एक और एक्स्ट्रा लगाया, टाइम और एक्स्ट्रा लगाया सेकंड का, तो सेकंड 2 बार हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कि वेलोसिटी में ऑलरेडी मीटर पर सेकंड पहले था, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापते और सेकंड बाद में ऐड किया, तो ऊपर का मीटर पर सेकंड और नीचे का एक और सेकंड, तो सेकंड को 2 बार दोहरा देता है, इसलिए इसका जो असाइनमेंट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम स्पीड और इसमें एक्सलेरेशन और डिस्क्लेरेशन, मतलब कि आपका त्वरण और मंदन में क्या डिफरेंसेस होती है। तो यहाँ पे क्या, कार की स्पीड को टाइम के हिसाब से बढ़ाया गया है, यहाँ पे स्पीड को कम किया गया है, यहाँ पे बढ़ाया गया और यहाँ पे कम किया गया है। तो जब वेलोसिटी, अब थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए शुरुआत में एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, बाद में उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, उसमें सेकंड, और इसमें 5 सेकंड का टाइम लगा, कितने का, 5 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो शुरू हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि भैया क्या v कितना था, v माइनस यू अपॉन में टाइम। तो हमारा शुरुआत में कितना चल रहा था, अंतिम में कितना 15, स्टार्टिंग में कितना था 10, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले गाड़ी की जो स्पीड है, पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितने होंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 में से जब 15 माइनस करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी, 15 माइनस में 10, एक मिनट, 15 माइनस में आपकी 10/में जो 5 सेकंड का टाइम लिया था इसने, तो कितना आएगा, -5/5 इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे क्या किया हम, रिडायरेक्शन, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड को कम किया गया, पहले गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया गया था। तो यही होता है हमारा एक्सलेरेशन का मतलब है स्पीड को बढ़ाना, डिस्क्लेरेशन का मतलब स्पीड का कम होना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम एक्सलेरेशन के ग्राफ को समझते हैं कि एक्सलेरेशन का ग्राफ कैसे होता है। तो एक्सलेरेशन यहाँ पे वेलोसिटी दिखाया गया, यहाँ पे टाइम दिखाया गया। तो एक्सलेरेशन नहीं है, मतलब कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, बाद में गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो तब भी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड की ये लाइन बनाई गई है, और 1 मिनट बाद देखा, 2 मिनट बाद देखा, और 3 मिनट बाद टाइम बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से इसकी क्या है, आपका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनने वाला है। तो यहाँ पे हम इस वाली सिचुएशन को कहेंगे हमारा जो एक्सलेरेशन, जो हमारा त्वरण है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपका पहले 1 सेकंड में जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या हो गई, 2 मीटर थे, कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई, इस पे आ गई 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में। फिर अगले सेकंड में क्या हुआ, वो 6 मीटर पर सेकंड आ गए। तो देखो टाइम के हिसाब से क्या है, वो बराबर स्पीड से बढ़ती जा रही है, कि स्पीड से उसकी गति बढ़ती जा रही है। तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म या पॉजिटिव एक्सलेरेशन, जहाँ पे लगातार एक ही स्पीड से गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इसी चीज़ को उल्टा दिखाया गया, नेगेटिव एक्सलेरेशन, जहाँ पे एक ही स्पीड से गाड़ी की गति को स्लो किया जाता है। मान लीजिए 10 मीटर थी, फिर 1 सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड से कितने में कर दिया,
आपका 8 मीटर, फिर उसके बाद 6 मीटर, तो हर एक सेकंड में ये चीज़ चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे डीएट्रेशन या हम मंदन कहेंगे, इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा। पर ध्यान आपको रखना इसका ग्राफ बनाते समय कि यहाँ पे साइड पे वेलोसिटी, नीचे टाइम, नीचे समय, इधर वेग आपको दिखाना जरूरी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, कि जो मोशन को किस तरीके से हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड, आपने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, ठीक है, आप मोशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, आपको ये दिखाना, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है, तो उसका एंगल मैंने बताया था 45 डिग्री से बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, क्योंकि वो एक स्पीड से नहीं चल रहा, तो स्ट्रेट लाइन के अलावा आप चाहे ऐसा बना दीजिए, चाहे आप ऐसा बना दीजिए, चाहे आप जिगजैग बना दीजिए, तो यहाँ पे इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। बट ध्यान रहे कि इस तरफ डिस्टेंस आएगी आपकी और नीचे आपका टाइम आना चाहिए, ठीक है। आप ये नॉन यूनिफॉर्म को दिखा रहा है, आप ऐसे ही बना सकते हो, इसको अगेन बता रहा हूँ मैं, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, बस स्ट्रेट के अलावा सीधा ना होकर के आप कैसा भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रुका हुआ है, मतलब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, किस में है, रेस्ट में, बिल्कुल विराम अवस्था में। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस के हिसाब से गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो इसे हम कहते हैं रेस्ट मोशन में। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तो होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये कैसा बनता है, तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस बार हमारा वेलोसिटी और टाइम दिया गया, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम। तो यह बताया मैंने यूनिफॉर्म मोशन से। यहाँ पे क्या है, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, गाड़ी की जो स्पीड है वो सेम है, 10 मीटर के हिसाब से मान लो गाड़ी चल रही है, तो 2 सेकंड बाद भी 10 मीटर की स्पीड से चलेगी, 3 सेकंड बाद देखेंगे तो इसे, तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें देखा हमने कि एक ही स्पीड से गाड़ी बढ़ती जा रही, कि 2 मीटर के हिसाब से, 2 मीटर थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, तो एक ही स्पीड से हर सेकंड में गाड़ी बढ़ती जा रही, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही। तो यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी स्पीड से क्या है गाड़ी, अगर हम धीमी करेंगे कि 10 से फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, तो लगातार एक ही स्पीड से गाड़ी डाउन होती है, कम स्लो होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिट्राडेशन, ठीक है, मंदन, क्या कहते हैं हम, समान मंदन। अब क्या कहते हैं, अब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी को चेंज किया जा रहा है, पहले 2 मीटर बढ़ा दिया गया, ठीक है, फिर 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया गया, मतलब टोटल 5 हो गई, 5 के बाद सीधी 10 हो गई। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रेट मोशन में ना जा करके लगातार वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे वो स्ट्रेट ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब स्पीड तो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, त्वरण तो हो रहा है, लेकिन वो समान रूप से नहीं हो रहा, मतलब बढ़ते हुए हो रही है, या अलग चेंज होकर के चेंज हो रहा है, मतलब चेंज होकर के इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारे ग्राफेस, ठीक है, ग्राफ्स हो गए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको ग्राफी विधि द्वारा करना। तो हम इस वाले पार्ट को ढंग से समझेंगे शॉर्ट वीडियो के थ्रू। यहाँ पे इसमें आपको पूरा का पूरा सेक्शन आगे मिलने वाला है। तो पहले हम इसके नाम याद कर लेते हैं। आपको नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि तीनों इक्वेशन के आपको नाम याद है। तो पहला जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू माइनस में ए टी है। देखो v का मतलब बताया फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, e का मतलब एक्सेलरेशन त्वरण, और t का मतलब टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या है, टाइम। तो उसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ। ऐसा इक्वेशन जो वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करते। देखो वेलोसिटी इधर है और इधर लास्ट में टाइम है, तो इस वाले को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरी बात ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बताता है किसको, पोजीशन को, किसको बताता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या टाइम है, और क्या है टाइम। तो पोजीशन टाइम रिलेशन, यहाँ पे क्या पोजीशन बताता है और यहाँ पे टाइम है, तो इसे कहेंगे पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा देखें तो वहाँ पे क्या हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, मतलब ये पोजीशन, यहाँ पे एस दिखाया गया, ये पोजीशन दिखाता है, और वी से वेलोसिटी, ये दोनों क्या वेलोसिटी, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो आपको इस तरीके से याद रखना। सो हाँ, पहले वाले को समझते ध्यान से। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे प्रूव होता है, ठीक है, किस तरीके से होगा, ठीक है, तो कंप्लीटली आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है तीनों, 1 बाई 1 तीनों का हम डेराइव करेंगे। पहले सिंपली हम डेराइव करेंगे उसे, देन उसके बाद हम लोग उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के थ्रू कैसे उसे हम प्रूव करना है ग्राफिकल मेथड से। तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, एंड चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, v माइनस
u अपॉन में t। तो ये हमें फॉर्मूला आपको याद होगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ए टी इधर आ जाएगा, एंड बचा इधर हमारे पास क्या, v माइनस में u। बिकॉज ऑफ u इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, सेकंड साइड आपका मैथमेटिकली ए टी प्लस में u इज इक्वल टू वी। एंड यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। और यही हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया हमारी सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूव। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन की। सो अब बात करेंगे हम सेकंड इक्वेशन की। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी। तो बेसिकली s का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट से लिया गया, या आप डिस्टेंस भी कह सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा जो u है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी, टाइम आप t से टाइम आपका 1/2 a से एक्सेलरेशन, t से आपका टाइम। तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या चाहिए, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का अगर फार्मूला होता है u प्लस वी अपॉन में 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम s से इंडिकेट करते हुए टाइम को t से। तो ये तो हो गया हमारा क्या, उसके मैथमेटिकल टर्म्स जो कि हम यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पर अब हम बात करें कि हमें कौन कौन से टर्म चाहिए होगी फॉर्मूले के लिए। तो v हमारे पास है जी, सॉरी u हमें चाहिए, u है, ठीक है। हमें टू चाहिए, 2 है हमारे पास, s भी है, एंड t भी। हमें क्या नहीं चाहिए, v नहीं चाहिए, और v की जगह हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो सो हम v को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन वाले जो फार्मूला आपने पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो हम v की जगह इस वाले टर्म का यूज़ करेंगे। तो v यहाँ पे v को चेंज करेंगे u प्लस ए टी। ये जो वैल्यू है u प्लस ए टी, ये v की जगह यूज़ किया हमने, और अपॉन में 2, s की जगह s एंड t की जगह आपका t। अब u कितनी बार हो गया, 2u हो गया, प्लस में ए टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू एस अपॉन में आपका टी। एंड थोड़ा सा चले हम, तो उसका अगर हम तोड़े आपस में तो ये कुछ ऐसा होगा, 2u प्लस में ए टी अपॉन में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे सामने क्या, s अपॉन में आपका t। आगे देखें इसी चीज़ को, u प्लस ए टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस अपॉन में आपका t। और आगे हम इसी को आगे चलते हुए देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब ये जो t है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से। तो t पूरे से मल्टीप्लाई होगा u प्लस ए टी अपॉन 2 से, और इधर बच जाएगा आपका s। एंड सीधा कर लेते इसको हम, पहले हम मल्टीप्लाई करते यू टी प्लस में ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस। हम इसको सीधा करते हुए यू टी, अगर हम इसको तोड़े तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, और लास्ट में बचा हमारे पास ए टी स्क्वायर। और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यहाँ पर प्रूफ हो गई है। तो ये सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। हमारी थर्ड इक्वेशन कैसे, थर्ड इक्वेशन मोशन जो आपके सामने है वो है आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये सेम फार्मूले से होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का जो दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को s और टाइम को t लिखा है हमने। अच्छा, t को अलग हाईलाइट करने का मेन रीज़न ये है कि इस बार हमें सारी टर्म चाहिए, सिर्फ हमें t नहीं चाहिए। आप ऊपर देख सकते हैं a भी चाहिए हमें, s हमें, v u। तो हमें t की जगह क्या लेके आना है, a लेके आना है। तो इस बार हम लोग चेंज करने वाले किसको, हम लोग चेंज करेंगे किसको, t को a के साथ में। तो हम लोग जो t की जो वैल्यू वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ी थी। वही क्या पढ़ा था भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो हम a वाला फार्मूला याद कर लेते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। अब यहाँ से भी t लेना, t यहाँ पे इधर आ जाएगा और ये हमारा इधर आकर के नीचे वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारे t की वैल्यू आ गई। इससे पहले हम इसको क्रॉस ले चलते दूसरे डायरेक्शन में। तो t इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2
एंड एस इधर आपका बैलेंस आ जाता है। इसको हम दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिख सके। नाउ अब टी की जगह हमें ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ये वाली क्या थी हमारी, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में मतलब इसी के साथ में जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे सामने क्या, u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस। क्योंकि नीचे दोनों मल्टीप्लाई में तो हम 2a लिख सकते हैं इसको। ऊपर हमारे सामने बच्चा v माइनस यू और एक बार u प्लस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। तो आपको एक मैथमेटिकल टर्म याद होगी क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। इसे हम आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इज इक्वल टू आपका एस, एंड 2a इधर जाके जाएगा मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर माइनस आपका यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड 2as को हम सीधा करते हुए लिखेंगे जो हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि सिंपली प्रूफ हमारी हो जाती। तीनों ही मेथड इजी हैं, रिवाइज करके देखिए, वीडियो को रिवाइंड करें ढंग से, आपको समझ आ जाएगा। तीनों के तीनों मेथड बहुत इजी है। अब हम अगले वाले आगे देखेंगे इसका जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ के थ्रू हम कैसे इसको कर। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ग्राफिकली कैसे हम लोग समझने वाले हैं, कैसे डेराइव होगा थ्रू द ग्राफ, कि ग्राफ के माध्यम से उनको उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो सिंपली हमारा जो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें एक्सलेरेशन चाहिए, द चेंज इन वेलोसिटी अब ऑन में इसका टाइम है। बाई मिस्टेक यहाँ पे गलत हो गया, इसको ठीक कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टाइम। सो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रूव, बट उससे पहले हमें ग्राफ को समझना जरूरी है कि इसका डायग्राम कैसे बनेंगे। तो बेसिकली आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो इसमें आपका ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पर कोई एक कार थी, यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ तक गई। तो ये वाला पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो उसका फाइनल पॉइंट है। बोले तो ग्राफ का जीरो से लेकर ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड आपका यहाँ से लेकर के बिल्कुल एंड तक आपका, मतलब बोले तो ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, ये पूरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये इसके इजिकल टू है, एंड जो बेस वाला आपका जो ओडी है वो इंडिकेट कर रहा है आपके टाइम को। तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, टी से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इसको। तो अगर टी यहाँ पर है तो ये इसके पैरेलल है, तो हम इस वाले लाइन को भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी टी है। सो बेसिकली कुछ ये टर्म आपको याद रखनी है, एंड एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको बनाना कैसे है। सो बेसिकली आप एक पेपर लेकर के, अगर आप जो भी आपकी कॉपी बुक जो भी एग्ज़ाम में आपका आता है, तो सबसे पहले आपको ये दोनों क्या करते हैं, एक्सेस खींचनी है, एंड इसके बाद यहाँ से कहीं आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट से, और यहाँ पे आपको एंड करना है, एंड इस वाले को हम थोड़ा सा मैच करेंगे लास्ट वाले पॉइंट तक, ये रहा, ठीक है। एंड यहाँ से एक लाइन, एंड यहाँ से एक लाइन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे यू, क्या कहेंगे, यू, और ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली ये भी यू हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये वाली जो पूरी लेंथ है हाइट वाली, ये इसे हम फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है। नीचे आपने क्या लेना है, टाइम लेना है, क्या लेना है, टाइम। टाइम किस पे लेंगे आप, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेनी है, वेलोसिटी लेनी है, क्या लेनी है, वेलोसिटी लेनी है। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं और टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। ए बी आप इसे सी नाम दे दीजिए, इसे डी नाम दे दीजिए, ये आपका ओरिजिन होता है। आप इसे ई फॉर एलिफेंट वाला आप नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली एक रफ डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम आपको बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन बनाना, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे पाए। अगर टेस्ट टीचर ले रहा है आपका, तो टीचर भी आपको अच्छे से मार्क्स दे सके। सो बेसिकली आप बनाना भी सीख गए। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, किससे, डायग्राम के थ्रू। सो हम डायग्राम को रखते थोड़ा सा साइड पे, और हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। सो डेरिवेशन के लिए हम एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा इससे पहले हम क्योंकि ग्राफ यूज़ करें तो डायरेक्टली हम ए यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। अभी इसको हम थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं, हम चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम ग्राफ में आते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है,
इस वाली वेलोसिटी जो टोटल वेलोसिटी में से अगर हम स्टार्टिंग की वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो जो हमारी टोटल यहाँ पे वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, बी डी है। क्या है हमारी यहाँ पे बी डी है, और बी डी में से हमने क्या माइनस करना है, आपकी नीचे वाली वेलोसिटी जिसका नाम क्या है आपकी सी डी। क्या नाम है इसका, सी डी। तो बी डी में से अगर सी डी माइनस करेंगे तो आपकी आ गया चेंज इन वेलोसिटी, और आपका जो ये नीचे टाइम है, टाइम के लिए हमने क्या यूज़ किया, ओ डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ डी। ठीक है, ओके। अब आप एक्सक्लेरेशन को ए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब आपका क्या है, एक्सक्लेरेशन। सो आपने ए लिखा एंड बी डी को, अब बी डी हम पूरा अगर देखें, बी डी जो डायग्राम के अंदर है, तो ये पूरा वी डी किसके बराबर है, आपका बराबर है वी के। एंड जो सी डी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सी डी इज इक्वल टू यू के। ओके, एंड ओ डी जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके टाइम को। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया टी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो ए टी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से जा कर के, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए टी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा v माइनस यू। हम साइड चेंज कर देंगे तो v हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या बचेगा, ये हमारा, अगर साइड चेंज करने से ये माइनस का हो जाएगा, चलो माइनस लगा दिए, और u भी हमारे इधर माइनस का बचा, एंड ये आपका ठीक है, एंड ये भी आपका क्या है यहाँ पे माइनस 80। ठीक है, तो ये माइनस का इधर बचा v, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर, और अंदर बचा क्या, u प्लस 80। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड फार्मूला हमारे सामने v इज इक्वल टू यू प्लस 80। या हम सिंपली इसको ऊपर भी सॉल्व आउट कर सकते बिना माइनस के यूज़ करे हुए। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर क्या है आपका, हम 80 को 80 के साथ सीधा माइनस का जो u था इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर बचता v। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू, हम इसको सीधा कर देते तो u प्लस में 80। तो आपको जो भी मेथड आपको इजी लग रहा है वो आप कर लीजिए। ये हमारा फाइनली क्या हो जाता है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। सो अब हम सेकंड इक्वेशन को ही सॉर्ट आउट करेंगे अब। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो सेकंड वाली, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली देखिए, मतलब ग्राफ वही समझते, सेकंड सेम ग्राफ है जो अपने वो पहले वाली इक्वेशन में यूज़ करा था। सो यहाँ पर वही वाला है। तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट ओ ए बी डी वाला, ये कंप्लीट एक ट्रैपेजियम है, कंप्लीट एक ट्रैपेजियम है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 इंटू ए टी। तो उसमें एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमें इस बार डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, 1/2 में ए मतलब एक्सलेरेशन आपका, एंड टी फॉर टाइम। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसको प्रूव करने के लिए, बट इसमें जो कॉमन चीज़ है वो आपको निकालना है क्या, इस पूरे का एरिया। एरिया यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट से आएगा। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट ट्रैपेजियम है, अगर इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे सामने जो डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाएगा तो हमारी ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। सो इसके लिए हमें ट्रैपेजियम अगर देखें तो इसमें दो फिगर निकल करके सामने आ रही है हमारी। पहला तो ये है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो इसका एरिया प्लस में ये जो रेक्टेंगल आपको नीचे बना हुआ दिख रहा है, ए सी डी ओ या ए ओ डी सी आप इसे कह सकते हैं। तो इन दोनों का एरिया हम निकाल लेते हैं मैथमेटिकली, तो हमारे सामने जो है ये इक्वेशन जो सेकंड वाली है हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले पार्ट को। सो सबसे पहले हमने क्या देना है, एरिया ऑफ आपका ए बी सी एंगल ट्राइंगल जो, तो जो हमारा ट्राइंगल का जो फॉर्मूला आपको पता होगा एरिया का, वो क्या होता है आपका 1/2 इंटू में बेस इंटू में आपका हाइट होता है। ये तो आपको पता ही होगा। एंड साथ के साथ जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है वो ऐड ऑन हो रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये होता है आपका लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब बेस इंटू लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, पहले आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं क्लासेस के अंदर। एंड अब 1/2, अब हम इसकी बेस ढूंढते हैं। तो ये ट्राइंगल का जो बेस है वो है ए सी आपका, क्या है आपका, यहाँ पे आप लिख देंगे इंटू में ए सी। चलिए, इंटू में आपकी जो हाइट है, हाइट ये है ट्राइंगल की हाइट, इसका नाम है बी सी। क्या नाम है इसका, बी सी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। इधर आप प्लस करके लेंथ इसकी देखते हैं, इसकी लंबाई आप चाहे ए सी लिख सकते हैं, चाहे आप ओ डी लिख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी। क्या लिख लेते हैं, ए सी। ठीक है, एंड इसकी जो लंबाई है हमने लिख दी क्या, सी डी। क्या लिख दी, सी डी। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से।
ठीक है, 1 आपका हाफ AC की जो वैल्यू ग्राफ में दिखाई गई है आपकी, जो AC है वो बराबर किसके है, टाइम के। तो टाइम की जगह हम लिख देते हैं T, ठीक है। एंड BC जो है, ये जो BC है मतलब ये पूरा V है, ठीक है, और नीचे क्या है U, तो V माइनस U कर देंगे तो हमारे सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, BC की। तो हम BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें V माइनस में U कर देंगे, ठीक है। एंड आपके सामने AC की वैल्यू क्या थी, हमने देखा यहाँ पे तो T है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, T। अब बचा हमारे सामने क्या, CD। क्या बचा हमारे सामने, CD को रिप्रेजेंट करते हैं U से। किससे, U से, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, हमारे सामने ये जो टर्म है इसको मैच करते ऊपर वाली इक्वेशन की टर्म से, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते। तो हमें S चाहिए जी, S है, हमें U दिया गया है, चलिए ठीक है, T है, चलिए ठीक है, 1/2 है। हमें इस इक्वेशन में V कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें V दिख रहा है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को चेंज करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जहाँ पे हमारी v की वैल्यू थी। तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो v का जो फॉर्मूला था, v इजिकल टू में आपका u प्लस at था। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हम यहाँ पे v की जगह जो वैल्यू पुटअप कर देते हैं वो u प्लस में at और यहाँ पे माइनस में u है, ठीक है। इससे पहले कि हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं, s इजिकल टू 1/2 इनटू में आपका t और इनटू में ये वाली वैल्यू आपकी जो हमने बनाई यहाँ पे, प्लस में आपका ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आपका ut हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे u और ये u, एक प्लस का और एक माइनस का, सो मैथमेटिकली ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए s इजिकल टू 1/2, ठीक है, इनटू में आपके सामने क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इससे, तो ये हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर। यहाँ पे भी सॉरी स्क्वायर था आपका, स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं, तो 80 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में आपका ut। इसको अगर हम सीधा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे s इजिकल टू 1/2 80 स्क्वायर प्लस में ut। अब ut टर्म पहले, तो हमने ut को पहले लिख दिया, एंड प्लस में 1/2 80 स्क्वायर इजिकल टू है डिस्प्लेसमेंट के, किसके स्क्वायर, s इजिकल टू ut। इसको हमने सीधा किया 1/2 80 स्क्वायर के, और यही हमारी क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाती है। तो ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, जो आपकी थर्ड एंड लास्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो है हमारा थर्ड वाला है 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने मैथमेटिकली इसको डेराइव कर चुके हैं, एंड इसको ग्राफिकली हम कैसे करने वाले हैं, तो सेम आपका अगेन से बता दूं मैं, डायग्राम यूज़ होने वाला है, जो कि पहली और सेकंड इक्वेशन में यूज़ हो चुका है। सो इस वाले के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है डायग्राम सेम वही वाला है, आपके उसमें ट्रेपेजियम बना हुआ दिख रहा है, बट इसको हम एक बार नए मेथड से, लास्ट टाइम हमने ट्रेपेजियम को ब्रेक डाउन कर लिया था ट्राइंगल एंड इसमें आपका ये इसमें रेक्टेंगल में, तो इसको इस बार हम ना करके कंप्लीट ट्रेपेजियम का क्या निकालेंगे, पूरे ट्रेपेजियम का ही क्या निकालेंगे, एरिया निकालने वाले। तो ट्रेपेजियम हमारे पास सामने ओ ए ये बी डी, तो इसका हम निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मैथमेटिकली, नहीं भी याद है तो आपको याद हो जाएगा इस वाली वीडियो के बाद। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। डायग्राम वही है सेम टू सेम, सो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। डायग्राम आप बना करके ठीक से प्रूव करें। एंड अब देखते हैं हम लोग क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेम चीज़ है। तो ये फार्मूला होता है 1/2 द सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो देखो ये ट्रेपेजियम है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, तो हम दोनों लाइन का सम करेंगे। तो अगर सम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले ये आपका 1/2 मतलब हाफ हो गया आपका, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है ओ ए, आप या ए ओ लिख सकते हो, आप ओ ए लिखिए, एंड आपका सम करना किससे, बी डी से, किससे, बी डी से, और इनटू में आपकी जो हाइट है, हाइट की अगर बात करें, देखिए हमें इस वाले अगर ये लाइन पहली है और ये लाइन दूसरी है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी ए सी केस की हाइट की तरह काम करेगी। सो यहाँ पर देखें हम हाइट की जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ए सी। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हमने वैल्यू पुटअप करनी है जो हमारे इस वाले के अंदर दिखाई गई।
जो हमारे इसमें 1 by 1 जो वैल्यूज़ दिखाई गई, तो सबसे पहले हमें चाहिए ओ ए। क्या चाहिए हमें? ओ ए। तो ओ ए की वैल्यू देखिए क्या है, ओ ए को हम यू कह रहे थे, तो ये हो जाएगा 1/2। ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? यू। अब प्लस में जो बी डी है, बी डी दिख रहा है आपको, इस बी डी को हम क्या लिख रहे थे? वी। और इनटू में आपका क्या था इसमें? आपका ए सी। ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब अगेन से एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बिकॉज आप इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं, तो इक्वेशन से मैच कर ले कौन से टर्म आपकी उसमें से चाहिए और कौन से टर्म आपके लिए यहाँ पे चेंज करनी पड़ रही है आपको। तो आपको एस चाहिए, ठीक है, आपको यू चाहिए, ठीक है, वी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको टी नहीं चाहिए, तो टी को रिप्लेस करेंगे आप किससे? ए से। तो टी को रिप्लेस करने के लिए ए से हमें क्या चाहिए? वही वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था? वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमने एक्सक्लेरेशन के फॉर्मूले से, चलो इसको बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसान था आपके लिए। तो v माइनस यू अपॉन में टी, साइड चेंज करेंगे तो आपका t इधर आ जाएगा, v माइनस यू इधर हो जाएगा और आपका a नीचे आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इससे भी कर सकते हो, बट इससे थोड़ा लंबा जाएगा, डोंट वरी, आप उससे भी कर सकते हो। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? v माइनस यू अपॉन में a। तो हम t की जगह ये वैल्यू पुटअप करने वाले, कौन सी वैल्यू? हमारी v माइनस में u अपॉन में आपका a। बाकी हम एज इट इज सारी वैल्यू लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू में आपका u प्लस v, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये हो गया एंड ये इंटू हो गया। बिकॉज ऑफ ये पूरी लाइन एक ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? ये u प्लस वी अपॉन में 2 इंटू में v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू एस। इसको ठीक से लिखिए अगर हम, तो ये फाइनली क्या बनेगा? आपका 2a v प्लस सॉरी u प्लस वी, मतलब v प्लस यू भी लिख सकते हैं इसे आप, एंड v माइनस आपका u। तो उसको अगर हम a प्लस b और a माइनस b करते हैं, तो मैथमेटिकली से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2as इजिकल टू है आपके डिस्प्लेसमेंट के। तो इस वैल्यू को अगर हम सीधा करेंगे तो हमारे सामने कुछ जो रिज़ल्ट आएगा, 2as इजिकल टू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और शायद हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भी ग्राफ के माध्यम से प्रूफ हो जाती है। सो ये तीनों पार्ट हैं। जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो गई है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो, सारा का सारा आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सामान्य वृत्तीय गति। तो ये हमारे ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो बेसिकली देखो, एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ एंड फिक्स स्पीड। मतलब कि अगर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट लगातार घूमता जा रहा है लगातार एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक चीज़ दी गई है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो कभी इधर गया तो कभी इधर आया तो कभी इधर आया तो कभी, मतलब इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्सलरेशन तो है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्या है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कैसे कहेंगे, एक्सलरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि आपका जो मोशन एक्सलरेशन है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन कहते हैं। अगर गति त्वरण अगर इस तरीके से हो केंद्र के आधार पे, तो इसे केंद्र प्रसारक कहते हैं, केंद्र प्रसारक त्वरण के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। और क्योंकि केंद्र प्रसारक क्यों कहते हैं, ये सेंटर से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है, डायरेक्टेड बाय, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। किससे कंट्रोल होता है, एक तरीके से ये सेंटर से होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ आया होगा। तो जल्दी से दोस्तों के बीच शेयर कर दें और लाइक करें वीडियो को, पसंद आया हो तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।